स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में PS क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं वो देखेंगे, और अरबों द्वारा सिंध पर विजय हासिल की गई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इसका मुख्य कारण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव या फिर उनकी उपलब्धता की कमी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसमें इतिहासकार आ गए थे जो कि अपने ग्रंथों के माध्यम से उस समय की जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि उस समय के जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो कि फ़ारसी तारीख उल हिंद, चचनामा, ताज उल मासिर, तारीख फिरोज शाही, जैनुल अखबार, तबकात नासिरी, किताब उल रहला इत्यादि में प्राप्त होते हैं। और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। अल बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, ये सब थे सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री जो भारत आए उनके बारे में। डिमोंगो पायस, फरनाओ नूनीज और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं। सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है। सल्तनत कालीन अनेक इमारतें आज भी उस काल के इतिहास की संकेतित करती हैं। सल्तनत कालीन वास्तुशैली भारतीय तथा विदेशी शैलियों का मिश्रण थी। भारत में प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करवाया। यानी वो मंदिरों और जो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर थे उनको तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया। भारत में प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मेहरौली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर तथा कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। ये इमारतें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के जीवंत उदाहरण हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, मेहरौली में, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला तक पहुंचा दिया। कालांतर में कुतुब मीनार की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी व आगे मेजर आर स्मिथ ने करवाई। यानी वो पहले 1199 में बनवा दिया कुतुब मीनार को, उसके बाद उसकी मरम्मत उसको 4 मंजिला तक इल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद कुतुब मीनार की जो मरम्मत थी फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी आदि ने करवाया। तुगलककालीन प्रमुख इमारतों में तुगलकाबाद का किला, जहांपनाह नगर, गयासुद्दीन का मकबरा, कोटला फिरोज शाह आदि। तो लोदीकालीन इमारतों में सिकंदर लोदी का मकबरा तथा मोठ की मस्जिद काफ़ी प्रसिद्ध है। अब कुछ देखेंगे मुगल कालीन जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, साहित्यिक साक्ष्य, उनके बारे में। तुजु के बाबरी बाबरनामा, जिसमें तुजु के बाबरी बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की है। बाबरनामा में वह लिखता है, भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। बाबरनामा के विषय में लैंडपुल ने लिखा है, उसका आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। उसके बाद हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की है। इससे बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। तारीख शेर शाही, इससे शेर शाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तारीख शेर शाही पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेर शाह के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन किया गया है और तीसरे अध्याय में अंतिम सूर शासकों का वर्णन है। तारीख रसीदी, तारीख फरिश्ता, तबकात अकबरी, अकबरनामा, तुजु के जहांगीरी, शाहजहाँ कालीन रचनाएं हैं, जैसे कि बादशाहनामा, शाहजहाँनामा, बादशाहनामा इत्यादि से प्रमुख हैं। इसमें हम अकबरनामा, जो कि अबुल फजल की कृति है, यह फारसी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की प्रमुख रचना है। इससे तत्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ मनोरंजन के साधनों, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, धर्म आदि के वर्णन के मिलता है। तुजु के जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है। इस रचना को पूर्ण करने में मुतामिद खां और बख्शी खां का भी सहयोग हुआ। तुजु के जहांगीरी में जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के बारे में लिखा है। जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या,
न्याय अदालत में आयोजित समारोहों, राजपूतों और हिंदुओं के साथ उसके व्यवहार इत्यादि पर अपने और सैन्य अभियानों और नूरजहां के साथ उसकी शादी के बारे में लिखा है। तुजु के जहांगीरी में तत्कालिक सामाजिक अवस्था एवं संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। अब पादशाहनामा जो कि शाहजहाँकालीन रचना है की रचना काजवीनी, शाहजहाँनामा की रचना इनायत खां तथा बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की। अब औरंगजेब कालीन कुछ रचनाएं हैं। मुख्ताब उल लुबाब खफी खां, आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम, मासिर ए आलमगिरी, साकी मुस्तैद खां। मुगल कालीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी साहित्यिक रचनाओं से भी मिलती है। इस काल में सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान आदि के ग्रंथों से तत्कालीन समाज की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें भानुचंद्र चरित्र, रस गंगाधार, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं, जिनमें मुगल कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य। मुगल कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। इस काल में स्थापत्य तथा चित्रकला का चरम विकास हुआ। इस काल में अनेक किले, स्मारक, महलों तथा मकबरों आदि का निर्माण हुआ। मुगल कालीन यूरोपीय यात्रियों का विवरण। मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री हैं उनके बारे में विवरण है। जो यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत में अनेक राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार और वाणिज्य आदि पर प्रकाश पड़ता है। जहांगीर के काल में दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री हॉकिंस तथा टॉमस रो भारत आए। हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में बादशाह के रहन सहन, दरबारी परंपराओं तथा तत्कालिक सामाजिक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरा यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, उसका भारत आने का उद्देश्य जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। अब कुछ किताबें हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा रचना है। रास्तरंगिणी कल्हण, रामचरित संध्याकर नंदी, तुगलकन नामा अमीर खुसरो, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, अकबरनामा अबुल फजल, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। संयोगिता संग उसके प्रेम का वर्णन किया गया है। मोहम्मद गोरी द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाने तथा शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन है। अब हम लोग अरबों द्वारा सिंध की विजय, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द अरब्स, ये देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अरब एवं बाद में तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद 711 ईस्वी में बुंदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया भारत पर। और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं था बना पाए जैसा कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न राज्यों भागों में बनाया था। 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियों, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों तक शासन किया। अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समयांतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां सक्रिय हो उठी। परिणामतः तुर्कों ने महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा। इस समय देश में कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रमुख राज्य निम्न थे: अफगानिस्तान, कश्मीर,
नेपाल, असम, कन्नौज, बंगाल, सिंध। सिंध विजय से पूर्व अरबों के असफल आक्रमण, मतलब उसके पहले भी कई बार असफल आक्रमण थे, और जो अरबों का सफल आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में जो भारत पर किया गया। इस आक्रमण से पूर्व घटित घटनाओं को कई इतिहासकार अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का मुख्य कारण मानते हैं। इन कारणों में प्रमुख है, लंका के राजा ने खलीफा के उत्तरी प्रांतों के अध्यक्ष हज्जाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की सिंध विजय से पूर्व अरबों के कई असफल आक्रमण हुए, ये हम लोगों ने देखा था ब्रेक से पहले। मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान था वो देवल अभियान, निरून अभियान, सेबन अभियान, रावर अभियान, ब्राह्मणावाद अभियान, आरोर अलोर अभियान, मुल्तान अभियान। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत की स्थिति। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दशमीक में आंतरिक अशांति के कारण अरबों के अधीन क्षेत्रों में कुल नियुक्त राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। खलीफा हिसाम के समय जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई। कालांतर में सिंध से बाहर राज्य विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों से परास्त होना पड़ा। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छु अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। सिंध विजय के प्रभाव। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा है, सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय था। अरबों का यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, कुतुबनामा, छपाईखाना, बारूद आदि के ज्ञान को यूरोप पहुंचाया। अरबों की सिंध की विजय एक घटना मात्र क्यों है, यह सवाल अक्सर पूछता है। अरबों की सिंध विजय कोई प्रभावशाली छाप न छोड़ सकी, जिस कारण कई इतिहासकारों द्वारा इसे मात्र घटना माना जाता है। हालांकि सिंध विजय के बाद अरबों को आगे और अधिक सफलता न मिल पाने के और भी बहुत सारे कारण थे। समय से पूर्व मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वह अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करता। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया और अरबों का आगे राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया। अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय अदूरदर्शी था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था, अतः अरबों को सिंध विजय के बाद भी शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त न हो सकी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अरबों द्वारा भारत विजय का कारण क्या था? तो देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी होगा क्योंकि ये सारे कारण विद्यमान थे अरबों द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता? तो वो देवल नामक एक क्षेत्र था, उसको जीता। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कालिलावादी मन्ना नाम से किया गया। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? गजनी, गौर, अरब या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका होगा अरब। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब की गई? तो वो 712 ईस्वी में। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला जजिया कर। So that's it for the today guys. Hope you like the video. Jai Hind.